मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रेन क्या है, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बहुत सारी चीजें कवर कराई थी। फॉर एग्जांपल कि आपका जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, आपका चैप्टर जो चल रहा था न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोगों ने आपको बता दिया था न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, आपको बताया गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 2 ऑर्गन्स के बारे में आपको कवर करना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंटर वाला पार्ट होता है, हमारे बॉडी का जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारा ब्रेन, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो बैक साइड होता है ना। तो आपको ये चीजें बता दी गई थी, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कशन करना था। पेरिफेरल के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल क्या होता है, एसनेस को ले आने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन करना है इस पूरे चैप्टर में, तो वो अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के बारे में डिस्कशन करोगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्रेन है। तो अगर ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के बताया था कि ब्रेन, मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके स्ट्रक्चर में जो ब्रेन की हमारी कवरिंग होती है वो कैसी होती है ना। तो मैंने कवरिंग भी आपको बता दिया था कि ब्रेन की कवरिंग कैसे होती है। ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होता है जिसे हम मेंजेनिस कहते हैं, उसकी जो लेयर्स होती है 3, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। जो इस वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले की वीडियो, वो जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेगा। अब जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रेन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो ब्रेन की स्टडी कहाँ पे की जाती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रेन की स्टडी आप कहाँ पे करोगे, न्यूरोलॉजी में। ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी में की जाती है। और ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन का लोकेशन कहाँ होता है, ब्रेन आपका बॉडी में होता कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है भाई, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। और वो क्या आपको बताना है, ब्लो कैविटी, ठीक है, ब्लो कैविटी या क्रैनियम लिख सकते हो, ठीक है। कैविटी छोड़ दो, क्रैनियम, ठीक है, ब्लो क्रैनियम के अंदर, ठीक है। अब ब्लो क्रैनियम के अंदर बोले तो क्या, अगर इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कपाल अस्थि, ठीक है। तो ब्लो क्रैनियम जो होता है उसके अंदर आपका ब्रेन होता है। अब ब्लो क्रैनियम किससे बना होता है भाई, तो ब्लो क्रैनियम जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर 8 बोन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर 8 बोन प्रेजेंट होती है। और बोन में कैल्शियम और फास्फेट होता है, बोन में कैल्शियम और फास्फेट होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इतनी जल्दी आपका, ठीक है, इतनी जल्दी आपकी खोपड़ी खराब नहीं होती, इतनी जल्दी आपकी खोपड़ी फुटती टूटती नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में आए तो उसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं। और खोपड़ी आपकी इतनी जल्दी भाई टूटती नहीं है। अगर आप खोपड़ी को फोड़ने की कोशिश करोगे तो इतनी जल्दी वो फूटेगी नहीं, क्योंकि ये 8 बोन से बनी होती है। और 8 बोन जो होते हैं, वो बोन जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो ब्रेन होता है वो ब्लो कैविटी के अंदर होता है। और जो 8 बोन से, मतलब कि आपके जो ब्लो कैविटी होती है वो 8 बोन का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और हमारे, अगर हम बात करते हैं कि हमारे खोपड़ी में कुल कितनी बोन्स होती है, तो आपको बताना 8 बोन होती है। स्कल विंस की खोपड़ी, विंस की स्कल, ठीक है। हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती है, तो आपको बताना 8 बोन आपकी स्कल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकेशन तो हो गया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं वेट का, ठीक है। अगर वेट के बारे में अगर हम आते हैं ब्रेन के, तो देखो ब्रेन का वेट जो होता है वो अगर बात करते हैं एडल्ट फीमेल की बात, ठीक है, या एडल्ट मेल की बात करते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे 2 चीज है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज को आपको याद रखना है, पहला मेल और फीमेल, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं किसी चाइल्ड के बारे में, तो उनका ब्रेन का वेट कितना होगा, ठीक है। तो अगर इनके वेट पे आते हैं तो आपको याद रखना है कि मेल में जो होता है वो कितना होता है, तो 1350 से 1450 ग्राम का होता है, ठीक है। 1350 से 1400 ग्राम का होता है। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 1300 से, ठीक है, 1300 से 1400
1400 ग्राम का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे और वो क्या आए होंगे तो याद रखिएगा आपका। ठीक है, अगर आपको याद रखना है या फिर आप लिख सकते हो कि 1300 से 1350 ही लिख लो। ठीक है, अब देखो आपके मन में क्या क्वेश्चन आए होंगे कि मैम बहुत सारी बुक में ये नहीं दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता है 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम। तो देखिए मैक्सिमम जो अप्रोच होता है वो 1450 ग्राम तक होता है। ठीक है, और इसमें फीमेल में जो होता है वो 1350 तक होता है। लेकिन अगर कभी कभी बुक में दिया होता है ओनली 40 किलोग्राम, ठीक है, तो आपका आंसर ये भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं एक अप्रोच आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम जो इनका वेट होता है वो 1450 होता है, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया कि 1350 से 1450 ग्राम का आपका वेट होता है। ठीक है, अब 1300 से ना कम और ना ही 1450 से ज्यादा। सो फीमेल की बात करें तो मेल में फीमेल की तुलना में अगर बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, कम होता है। आपको इस बात का याद रखना है। ठीक है, तो फीमेल में कम होगा और मेल में ज्यादा होगा। अच्छा, जरूरी अब ये मत कहना कि मैम मेल के पास दिमाग कम होता है। ठीक है, मेल का सिर्फ वेट कम होता है, आपका जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम की बात करते हैं तो क्या होता है कि मेल में क्या होता है कि ज्यादा होता है उसका वेट और फीमेल में कम होता है। ठीक है, तो सिर्फ वेट कम होता है, ब्रेन कम नहीं होता। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे, जब इसके पार्ट पढ़ोगे ब्रेन के तो उसमें देखोगे कि गर्ल्स के पास ज्यादा ब्रेन होता है। ठीक है, तब मत कहना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका उसमें वेट ज्यादा होता है और आपका सच में ब्रेन कम या ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि चाइल्ड में कितना होता है तो मैक्सिमम जो 300 से 400 ग्राम का आपका चाइल्ड में होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्या कि आफ्टर। ठीक है, याद रखिएगा कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि आफ्टर एट द एज, आफ्टर एट द एज, ठीक है, 25 मैक्सिमम 26 ईयर। ठीक है, 25, हाँ सर इसको थोड़ा सा नहीं थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि आफ्टर एट द एज 25 से 26 ईयर, ठीक है, 6 या कर सकते हैं 26 ईयर। ठीक है, आपका जब 25 से 26 ईयर आके आप हो जाते हो तो उसके बाद आपके ब्रेन का 2.5 से 3.5 आपका ब्रेन हल्का हल्का क्या होता है, लेस होने लगता है, कम होने लगता है। तो आपको याद रखना है ये बात कि 25 से 26 ईयर लेस आपके बाद क्या होने लगता है, ब्रेन लेस होने लगता है। इसीलिए कहते हैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, जितना भी मेहनत करना है, आफ्टर 20 आपको पहले ही बिफोर 25 के अप्रोच पहले आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, 24 से 25 ईयर मैक्सिमम आपको बता रहे हैं, उसके बाद जो आप लोग का ब्रेन होता है वो आपका 2.5 से 3.5 आपका ब्रेन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो भाई जितनी भी आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जितना भी आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, वो सब इसके पहले कर लो, नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं है कि आप उसमें इसके बाद आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते या आपका ब्रेन काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपका 2.5 से 3.5 ब्रेन आपको कम होने लगता है, लेस होने लगता है। ये कोई बुक मतलब कही बातें नहीं है, सुनी बातें नहीं है, ये साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है और ये बुक में मेंशन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत फैक्ट बातें हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है, अगर ब्रेन को 2.2 से 3% से ज्यादा यूज किया जाए, मैंने आपको शायद स्कूल में भी बताया था ये बात कि अगर ब्रेन को 2 से 3% से ज्यादा यूज किया जाए, ठीक है, 3% से ज्यादा अगर आप लोग यूज करते हो तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन में एक डिसीज हो जाएगा और उस डिसीज का नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है अल्जाइमर। ठीक है, उस डिसीज का क्या नाम होता है तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अल्जाइमर। आप कहोगे मैम ये अल्जाइमर क्या होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अल्जाइमर क्या होता है, जिसमें ओल्ड मेमोरी वैसी ही वैसी रहती है, लेकिन जो
जो न्यू मेमोरी बनती है वो क्या होती है, वो लॉस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लोग अभी कुछ पढ़ रहे हो और अभी पढ़ने के बाद आपकी जो भी आपने पढ़ा, जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो ये आपकी न्यू मेमोरी है और ये न्यू मेमोरी जाकर स्टोर नहीं होती है, ये क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, ऐसे डिसीज को हम लोग कहते हैं अल्जाइमर। ठीक है, जिसमें आपकी न्यू मेमोरी लॉस होने लगती है और ओल्ड मेमोरी वैसी की वैसी ही रहती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या मैम हम क्या 2 से 3% से ज्यादा अपना ब्रेन यूज नहीं कर सकते? देखिए 2 से 3% ब्रेन आप अपना यूज ही करते हो, इससे ज्यादा ब्रेन यूज करने का, देखो अब आपके पास 100% है और आप देख रहे हो कि 97% आपका ही अनयूज में जाता है। ठीक है, 2 से 3% अगर आप ब्रेन यूज कर सकते हो और अगर ये प्रूफ है कि 2 से 3% में आप बहुत कुछ कर सकते हो और जो जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने सभी ने 2 से 3% यूज किया होगा, तो सोचो अगर वो कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा आपको यूज अपना ब्रेन का नहीं करना, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग एक ही चीज को कंटिन्यू नहीं करिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स आप सिर्फ अपने स्टडी में ही दे दो। ठीक है, मोबाइल चला रहे हो तो ये नहीं कि आप अपना 24 आवर्स मोबाइल में ही चलाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है और इतनी तो समझदार आप भी हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, शायद ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन किसी क्लास में मिले या फिर किसी वीडियो में आपको यूट्यूब से मिले। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3% ही अपना ब्रेन का आप यूज करते हो। एक आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। ठीक है, आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 4% यूज किया था। आइंस्टीन ने ब्रेन का 4% यूज किया था और आप देख रहे हो कि जो 4% यूज किया था वो क्या से क्या है। ठीक है, तो आप अपने 3% ही यूज करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक डिसीज और होता है जिसे एमनेशिया कहते हैं, और ये एमनेशिया क्या होता है, नीचे दिख रहा है आपको, एमनेशिया क्या होता है। तो जैसे आपका ये हुआ है ना अल्जाइमर, वैसे ही एमनेशिया होता है और एमनेशिया में क्या होता है, इसमें आपकी ओल्ड मेमोरी लॉस होती है। ठीक है, इसमें आपकी ओल्ड मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, लॉस होती है और न्यू मेमोरी बनती है। ठीक है, मतलब इसमें जो आप पहले से चीजें आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, वो सारी मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी और जो न्यू मेमोरी होगी वो बनेगी। जस्ट अपोजिट। ठीक है, अल्जाइमर का जस्ट अपोजिट होता है ये आपका क्या, आपका ये एमनेशिया। ठीक है, एमनेशिया होता है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें न्यू मेमोरी बनती है, ओल्ड मेमोरी लॉस होती है। ठीक है, अच्छा अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फैक्ट बातें, एक होता है भाई बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है, बायोलॉजिकल डेथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात बता देते हैं, जब आप, ठीक है, हाँ ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डेथ एक ऐसा डेथ होता है जिसमें आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप कोमा में चले जाते हो, उससे हम लोग बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि बायोलॉजिकल डेथ क्या है, तो आपको बता देना है कि बायोलॉजिकल डेथ एक ऐसा डेथ होता है जिसमें आपका सारा ऑर्गन तो काम कर रहा है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जिसमें आप कोमा में चले जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और भी आपको फैक्ट बातें बता रही हूँ ब्रेन के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि आप जब आपकी डेथ होती है, ठीक है, डेथ होने के बाद, ठीक है, जब आपका डेथ होता है और डेथ होने के बाद आपका ब्रेन जो होता है 7 से 8 मिनट एक्टिवेट रहता है। 7 से 8 मिनट तक आपका ब्रेन एक्टिवेट रहता है, मतलब कि उसमें ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से लाइफ होती है, सोचने समझने की कैपेसिटी होती है उसमें 7 से 8 मिनट तक। ठीक है, याद रखेंगे इतनी पॉइंट्स आप। अब देखो जब हम मॉर्निंग में 4 से 5 बजे उठते हैं तो उस वक्त ब्रेन के पास इतनी ज्यादा मेमोरी होती है भाई, इतनी ज्यादा मेमोरी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप एक 10 वोल्ट का बल्ब चला सकते हो, इतनी ज्यादा उसके पास मेमोरी होती है आपके ब्रेन के पास। जब आप मॉर्निंग, इसीलिए देखो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो हमेशा कहते हैं क्या कि आपको मॉर्निंग में उठकर पढ़ना चाहिए, रात को जल्दी सो और दिन में जल्दी, सुबह जल्दी उठो। तो सुबह मॉर्निंग में आपको उठने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास जब मॉर्निंग में आप उठते हो एकदम फ्रेश माइंड से और आपके ब्रेन के पास बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी मतलब कि
हम कह सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जी उसके पास होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। और फिर जब आप उस अकॉर्डिंग पढ़ते हो वहां पे, तो जो भी आप पढ़ते हो आपके माइंड में क्या होता है, स्टोर होता रहता है और वो आपको कभी जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका क्या रीजन है आगे जब आप ब्रेन का पार्ट पढ़ोगे। तो इसलिए आप ये लेसन में आपका ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। आई होप की वीडियो को आप एंड तक देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके बाद कुछ पॉइंट बात करते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किस या कह सकते हैं कि किस न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है आपका प्रोटीन, और एक होता है आपका फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन आपके फैट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, आपके फैट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और आपका ब्रेन जो होता है उसे फैटी ऑर्गन कहा गया है, ब्रेन को फैटी ऑर्गन कहा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि फैटी ऑर्गन कौन सा होता है आपके बॉडी का, तो आपको बताना है ब्रेन। ब्रेन आपकी बॉडी का फैटी ऑर्गन होता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्रेन इज फैटेस्ट ऑर्गन, ठीक है, ब्रेन इज फैटेस्ट ऑर्गन, ठीक है। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और भी बताते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि आपके ब्रेन में 70,000 थॉट्स चलते रहते हैं, है ना। आप सारा दिन सोचते रहते हो मुझे ये करना है, मैम कैसा पढ़ा रही है, कैसा नहीं पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही है, बुरा पढ़ा रही है, पढ़ने का मन नहीं लग रहा, ऑनलाइन क्लास है, ये वगैरह, बहुत सारे आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं। और आपके 70,000 थॉट में से 90% थॉट निगेटिव होते हैं, 10% थॉट आपके पॉजिटिव होते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि उस 10% थॉट में आप कितना ले पाते हो और उस 90% थॉट में कितना अपने अंदर निगेटिव लाते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सोडियम, जिसे हम लोग Na कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मिनरल हमारे ब्रेन में कौन सा पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। और मैं आपको बात बता दूं, जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे और न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये जो न्यूरॉन्स बना होता है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स में आप देखोगे कि इस तरीके से जब बना होता है तो इनके बीच स्पेस होता है, ठीक है। तो इस स्पेस, जब ये स्पेस होगा तो जो मैसेज जाएगा न्यूरॉन से वो कैसे पहुंच पाएगा, तो ये सोडियम की हेल्प से, सोडियम ही होता है जो इस स्पेस को क्या करता है, मतलब इस जो स्पेस होता है उसे क्या करता है कि सबसे उसको फील करता है। हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या करता है कि यहाँ से स्पेस को ले जाकर ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं। अभी जब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको बताऊंगी, ठीक है। और देखिए ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है, तो ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है भाई, तो ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल को कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, इधर आ जाओ थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है, तो भाई ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। और ब्रेन में कौन सी सेल होती है, तो आपको बताना है कि ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती है। न्यूरॉन सेल्स कितनी होती है, तो 1 मिलियन से ज्यादा आपकी न्यूरॉन सेल्स होती है। और ये जो न्यूरॉन सेल्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होता है और ये न्यूरॉन सेल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। अब जब इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती तो रीजनरेशन होता, मतलब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है भाई, रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर ये सेल डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसमें फिर से ये पुनर्जीवित नहीं हो सकती, रीजनरेशन इसमें नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो जब इसमें भाई क्या, जब इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है तो इसमें इसका मतलब क्या, इसमें इसका मतलब सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन इसमें नहीं होता। मतलब कम से कम, है ना, 1% हम कह सकते हैं कि 1% ही सेल डिवीजन होता होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें होता ही नहीं है सेल डिवीजन। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इसमें न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन, मैंने क्या लिख दिया भाई,
सेल डिवीजन आपके न्यूरॉन्स में नहीं होता, एब्सेंट होता है। और अगर इसमें एब्सेंट होता है तो सेल डिवीजन के पश्चात आपका इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है कि सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो जब भाई ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और इसमें जब सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो सेंट्रोसोम का क्या काम है, तो इसलिए इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूरॉन सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे सेल्स का नाम बताओ जिसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, तो न्यूरॉन सेल्स। ऐसे सेल्स का नाम बताओ जिसमें रीजनरेशन या हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो आपको बताना है न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब चलिए हम आप बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और वो पॉइंट क्या है आपके लिए, तो आपको याद रखना है कि जब आपके बॉडी में सेंट्रोसोम नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, तो आपको कैंसर कैसे हो जाता है। कैंसर कैसे होता है, कैंसर की अगर बात करते हैं तो कैंसर जब आपके बॉडी में सेल डिवीजन बार बार होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं, कई बार सेल डिवीजन होने लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी ब्रेन आपकी बॉडी में कहीं भी जो भी कैंसर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन की बात चल रही है, तो जब सेल डिवीजन बार यहाँ पे होते हैं और बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाते हैं और बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपके ब्रेन में ट्यूमर बनता है और वो फर्स्ट स्टेज होता है ब्रेन का और उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो ट्यूमर जब होता है उसी में लोग की डेथ हो जाती है भाई, ठीक है, आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाता क्योंकि ब्रेन आपका इतना ज्यादा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो अगर बात करते हैं कैंसर हो जाता है, तो भाई यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपके बॉडी में, जब आपके ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो सेल डिवीजन बढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है और वो पॉइंट क्या है, मैंने आपको शायद बताया था कि ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन जो आपका होता है भाई, वो ब्रेन जो आपका होता है 90% ब्रेन आपका किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। 90% ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है, लेकिन 10% ब्रेन जो होता है वो ग्लियल सेल से बना होता है। न्यूरॉन ग्लियल सेल से बना होता है, तो जो ग्लियल सेल्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन भी होते हैं, न्यूरॉन ग्लियल सेल्स में आपके सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है भाई, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है और इसलिए आपका ब्रेन क्या होता है, आपके ब्रेन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं क्या कि ब्रेन की जो ब्रेन के बारे में आगे बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था भाई, क्या मैंने आपको बताया था आगे, जो इधर थोड़ा सा कर दीजिए तो सही आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको आगे बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो आपका ब्रेन होता है, इसको रफ कर दे रहा है, ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है उसकी जो कवरिंग की बात की जाए, अगर उसकी कवरिंग की बात की जाए, ये भाई मान लेते हैं कि आपका ब्रेन है। अरे भाई कैसे बन गया, ठीक है, आप मान लो कि आपका ये क्या है, आपका एक ब्रेन है ये, ठीक है, और ये ब्रेन आपका, ये ब्रेन है ना, ये आपका ब्रेन बन गया। अब इस ब्रेन में, ठीक है, ये ब्रेन में अगर बात करते हैं, इसकी कवरिंग की बात करते हैं, तो याद करिए मैंने आपको कवरिंग में बताया था भाई, ये तो आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया क्रैनियम, है ना, ये आपका हो गया क्रैनियम, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है, जो जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। और क्रैनियम के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्रैनियम होता है। और फिर मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेन होता है उसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो भाई, तो उस मेम्ब्रेन को आप बोलते हो मेनिंजिस। ठीक है, उस ब्रेन के मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो, मेनिंजिस। तो ये जो मेनिंजिस होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ भाई, ठीक है, मेनिंजिस। अब ये जो मेनिंजिस होता है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि मेनिंजिस के 3 लेयर्स होते हैं। एक आपके होते हैं क्या, एक आपके होते हैं भाई पिया मीटर, और एक आपके होते हैं ड्यूरा मीटर, और एक आपके होते हैं ऑर्गेनॉइड्स। ठीक है, एक आपके होते हैं क्या, ऑर्गेनॉइड्स। तो ये आपके इस तरीके से 3 लेयर्स होते हैं, किसके, मेनिंजिस के। अब ये जो 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है ड्यूरा मीटर। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है ड्यूरा मीटर, और ड्यूरा मीटर के बाद आपका कौन सा लेयर होता है, तो आपका होता है भाई ड्यूरा मीटर।
ड्यूरामीटर होता है, और ड्यूरामीटर के बाद आपके पास होता है क्या, आपके पास होता है ऑर्गेनॉइड्स, ऑर्गेनॉइड्स। और इसके बाद क्या होता है, ये जो ऑर्गेनॉइड्स होती हैं, ऑर्गेनॉइड्स जो होती है वो इस तरीके से आपकी होती है, मतलब इसमें एक जाल टाइप का, नेट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना होता है जो आपका ऑर्गेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा होता है, तो उसके बाद आपका होता है पिया वाले लेयर। इस तरीके से इसके मेंजिनस के 3 लेयर्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ड्यूरामीटर आउटर लेयर होता है, और जो ड्यूरामीटर होता है भाई, जो ड्यूरामीटर होता है और जो ये आउटर लेयर होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दे रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में कभी चोट लगती है तो क्रैनियम तक जाता है, तो क्रैनियम बर्दाश्त कर लेता है, उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन जब मेंजिनस तक जाता है भाई, जब मेंजिनस तक पहुंच जाता है तो आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगती है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी तरीके से बैक्टीरिया या वायरस इस पे अटैक करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाता है भाई, इस अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आपका मेंजिनस डिस्टर्ब हो जाता है और एक डिसीज हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। मैं नोट करवा दे रही हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा कि जब आपके ब्रेन में मेंजिनस में आपके बैक्टीरिया या किसी तरीके से आपके वायरस अटैक करते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, या किसी तरीके से चोट लगती है आपको, यहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, तो उससे अकॉर्डिंग आपको एक डिसीज होता है, और उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है भाई क्या, मेनिंजाइटिस, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। आप याद रखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे MENGITS, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। आपको याद रखना है, मेनिंजाइटिस को बोलते हैं या मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, क्या पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, पढ़ लो इसको जो भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या होता है, आपका ये क्या होता है भाई, मतलब कि इस तरह का आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है ये भाई मेनिनस तक ना पहुंच पाए, ठीक है। कोशिश करो कि यहाँ तक ना पहुंच पाए, ब्रेन से कोई भी लापरवाही ना करिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्या ब्रेन, टाइप्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रेन में आप लोग क्या क्या कवर करोगे तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेन में क्या क्या कवर करोगे वो हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सारे स्टूडेंट जरूर देखोगे इस वीडियो को, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपके लिए सिर्फ ये नहीं कि आपके चैप्टर में है, आपके बॉडी का पार्ट है, और एक ऐसा पार्ट है जिससे आप सारा काम करते हो, जिससे आप सारा काम करते हो। चलो अब बात करते हैं क्या, ब्रेन के पार्ट्स की। तो जब ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है, तो सबसे पहले भाई फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है। आप सेकंड आपका मिड ब्रेन होता है, सेकंड आपका मिड ब्रेन होता है, और थर्ड आपका हैंड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन या हैंड ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से 3 ब्रेन्स आपके होते हैं। अब देखो मिड ब्रेन आपका जो बीच वाला पार्ट होता है ना, हैंड ब्रेन आपका बैक वाला पार्ट होता है, फोर ब्रेन आपका मतलब कि सॉरी सामने वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या, अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्या फोर ब्रेन के क्या इतने पार्ट्स आपके, नहीं इतने पार्ट्स होते हैं, नहीं, अभी फोर ब्रेन के भी पार्ट्स हमको पढ़ना है, और फोर ब्रेन के जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो फोर ब्रेन को क्या, सबसे पहले एक बात याद रखो कि ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं ब्रेन की तो फोर ब्रेन होता है। अब आप यहाँ पे आते हैं, अब याद रखते हैं कि जो फोर ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं, और आपने इसको पढ़ा भी है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक आपका होता है क्या, एक होता है सेरेब्रम, ठीक है, एक होता है सेरेब्रम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। अब आते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका क्या भाई, एक होता है आपका सॉरी, ठीक है, आपका होता है पोन्स वैरिलोई, ठीक है, पोन्स वैरिलोई,
ठीक है, आपका एक ये होता है। दूसरा आपका होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, एक आपका होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और एक होता है आपका सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है, अब देखो, सॉरी गलत लिख दिया क्या हमने। ठीक है, ऑब्लंगेटा की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी भाई, OBOLONGATA। ठीक है, चलो ऑब्लंगेटा। अब देखो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें से तो आपको बता दिया गया कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको फोर ब्रेन बताना है। ठीक है, फोर ब्रेन बताना है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका कौन सा होता है भाई, ये वाला होता है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब अगर इसमें से पूछा जाए कि आपके फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो सेरेब्रम होता है ये सब लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सब लार्जेस्ट पार्ट होता है। सब लार्जेस्ट पार्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि ये ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है, ये तो लार्जेस्ट हो गया, और इनके पार्ट में से ये सब लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये सब स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये सब स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये भाई सब स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये सब लार्जेस्ट पार्ट है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि लिटिल ब्रेन किसको कहते हैं भाई, तो लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरेब्रम को। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि लिटिल ब्रेन में चोट लगने से क्या होता है, छोटा दिमाग अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, तो मैं अभी बताऊंगी आपको क्या क्या होता है। इट इज ए लार्जेस्ट सब पार्ट सेरेब्रम। ठीक है, चलो तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि आपके छोटे दिमाग में, लिटिल ब्रेन में चोट लगने से आपको कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, क्या क्या आपके बॉडी में नहीं होता, क्या क्या आपके बॉडी में मतलब कि आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब आपका लिटिल ब्रेन सेरेब्रम खराब हो जाता है, या हम कह सकते हैं डैमेज हो सकता है। ठीक है, चलो अब अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कि आपके ब्रेन का जो डायग्राम का किसका बनना है, आपको ब्रेन का, कि आपका ब्रेन कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ और कैसे प्रेजेंट होता है, ये आपको इतना बता देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे या हाइंड ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग सेरेबेलम के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे केवल इतना पढ़ेंगे। ठीक है, बस डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो भाई। देखो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये भाई देखो ऊपर से आ जाओ, ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये आपका ब्रेन का मिड पार्ट है, ये आपके ब्रेन का मिड ब्रेन है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं एक डायग्राम बना के समझा रही हूँ, बुक में आपको इसका नहीं मिलेगा। ये आपका ब्रेन का मिड ब्रेन है। ठीक है, इसको कलर कर दो भाई, ये आपका क्या है, मिड ब्रेन है। ठीक है, कलर कर दिया आपने, चलो कलर कर दिया, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे आपका क्या होता है, पॉन्स वेरिलोई होता है। मिड ब्रेन के नीचे आपका क्या होता है, पॉन्स वेरिलोई होता है। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, पॉन्स वेरिलोई होता है। आपको याद रखना है कि मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, तो मिड ब्रेन के नीचे आपका पार्ट किसका होता है, पॉन्स वेरिलोई। पॉन्स वेरिलोई किसका पार्ट है, तो आपको बताना है कि हाइंड ब्रेन का। तो ये क्या हो गया आपका, पॉन्स वेरिलोई हो गया। ठीक है, आपको एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है आपका एक और पार्ट, एक और पार्ट आता है, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। चलो यहाँ पे भाई मेडुला ऑब्लंगेटा को कलर कर दो, ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो आपका सबसे पहले क्या होता है भाई, देखो मैंने अभी केवल कितने पार्ट्स बनाए, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रही हूँ। ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया। मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद अगर बात करते हैं पॉन्स वेरिलोई से और मेडुला ऑब्लंगेटा के अटैच में, ठीक है, पॉन्स वेरिलोई और मेडुला ऑब्लंगेटा के अटैच में एक
कह सकते हैं कि फ्लावर टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेरिब्रेलम। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रेलम। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई सेरिब्रेलम। अब देखिए ये आपका सेरिब्रेलम हो गया। ठीक है, अब सेरिब्रेलम के बाद, ठीक है, ठीक है, सेरिब्रेलम के बाद आपके यहाँ से एक ऐसी निकली होती है लंबी से बोर्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पाइनल कोड। तो अब ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक नेम देते हैं, और वो नेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम। क्या, ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, तो आपको बताना है मिड ब्रेन, पॉन्स वेरिलोई और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो और देखो ये आपका ये जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का मैंने कौन कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे बता दिया। एक तो पॉन्स वेरिलोई हो गया, एक यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, और आपका ये सेरेबेलम भी हो गया। तीनों पार्ट आपके हाइंड ब्रेन के कंप्लीट हो गए इस आपके छोटे से ब्रेन स्टेम में। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम अगर पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है, तो मिड ब्रेन, पॉन्स वेरिलोई, मेडुला ऑब्लंगेटा आपके ब्रेन स्टेम वाले पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरीके से आपका पहले स्पाइनल कोड होता है, बैक साइड आपका यहाँ पे स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से आपका अटैच आपका क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद आपका पॉन्स वेरिलोई होता है, पॉन्स वेरिलोई के बाद आपका मिड ब्रेन होता है। फिर आगे की बातें मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या क्या चीजें होता है। तो आई होप कि इतने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका ब्रेन बना होता है, कैसे आपकी क्या चीजें होती, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ सारे होते हैं, थैलेमस कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस कैसे अटैच होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी बना कर एक चीज। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के मैं अभी बना दे रही हूँ, चलिए बना दे रही हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट में मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगी सेरेबेलम से। ठीक है, सबसे बैक नीचे से स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो ऊपर वाली चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब देखो अगर बात करते हैं भाई, ब्रेन स्टेम समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका ब्रेन बन गया, ब्रेन का आप थोड़ा सा पार्ट बन गया। अब यहीं से अटैच होता है क्या, यहीं से आपका जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन से यहाँ पे आपका ये गया ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट, जिसे आप क्या बोलते हो भाई, जिसे आप क्या बोलते हो, तो आपको याद रखना है कि जिसे हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है, ये आपका फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, अब अगर फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन में आपका क्या है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेरेब्रम होता है वो ब्रेन का 2 पार्ट्स होते हैं। आधा मतलब ब्रेन का सेरेब्रम जो होता है आपके आधे हिस्से में आपका क्या होता है, सेरेब्रम होता है, और इस तरीके से ये 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। और मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया होगा शायद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेरेब्रम, ये आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, तो ये आपका फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन में इतने पार्ट में तो आपको क्या है, इतने पार्ट में आपका क्या है भाई, सेरेब्रम है। ठीक है, इतने पार्ट में आपका क्या है, सेरेब्रम है। ठीक है, तो ये आपका लार्ज पार्ट है जो सेरेब्रम है, और सेरेब्रम में भी क्या होता है, सेरेब्रम आपका 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होता है। और ये आपका एक थोड़ा सा यहाँ पार्ट ले लो, ये आपका थैलेमस हो जाएगा, ये आपका थैलेमस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको पूरा बना दिया। क्या क्या बना दिया भाई, ये मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स वेरिलोई, मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कोड, और ये आपका हो गया क्या, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन आपका ये नीचे बना दिया गया। तो इस तरीके से आपका पूरा ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, लोब्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है, और नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो हाइंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हाइंड ब्रेन में आपको क्या बात करना है, सेरेब्रेलम के बारे में बात करना है, और सेरेब्रेलम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।